गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज मैं 10वीं क्लास का एक कविता को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसको हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसका जो कीवर्ड है या क्वेश्चन आंसर है, सारा कुछ पिछले साल में जो क्वेश्चन आए उन सारी चीज़ों को मैं बारी बारी से वन बाय वन आपको देने की कोशिश करूंगा। आपका बस यही ड्यूटी बनता है, आप इसको ठीक से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को काफ़ी प्रोत्साहन दें ताकि हमारा हौसला काफ़ी बढ़ सके। चलिए हम आप वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, यहाँ पर आपको लिखा है वर्ग 10 का जो कविता है उसमें फर्स्ट कविता है और इसका नाम है क्लास 10 का जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो। यस, और यह कविता रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डू यू नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो अमेरिकन पोइट है, बहुत ही रिनाउंड अमेरिकन पोइट है। उनकी कविताएं काफ़ी नेचर से रिलेटेड होती हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव इनका जो है पोइम होता है। इसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे कवि के बारे में। फिलहाल आपको इतना जानना है कि अमेरिकन कवि है, बहुत ही रिनाउंड ऑथर है, इनके बारे में हमको जानना है। और उनके द्वारा लिखित दो कविताएं लगातार, एक कविता आपका डस्ट ऑफ स्नो है और दूसरी कविता जो है फायर एंड आइस, उसके बारे में भी हम आपको वीडियो बनाकर देने वाले हैं। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। द वे अक्रो डस्ट ऑफ स्नो, द वे अक्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Do you know students, the poem is divided into stanza. अब देख रहे हैं कविता जो है पूरी दो स्टांजा में बटी हुई है और पहला स्टांजा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह स्टांजा नंबर 1 है। ठीक है, स्टांजा नंबर 1 में ऐसा है, कवि का मूड थोड़ा सा ग्लोमी है, बहुत उदास है, शांत है और अपने मूड को कुछ ठीक करने के लिए से जैसे भी वो वाक पे सुबह में निकले हैं और रास्ते में एक उनको पेड़ मिलता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है अब आपको बताते हैं। द वे अक्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पेड़ का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर कौवा है, कौवा तो आप लोग जानते हैं। द वे अक्रो, कवि रास्ते में चले जा रहे थे, ठीक है, और उनको एक कौवा मिलता है, क्रो। यस, कहाँ पर मिलता है तो बगल में जहां पर वे खड़े थे वहां पर एक हेमलॉक ट्री भी था, हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो एक क्रो और हेमलॉक। ठीक है, तो यह जो मिलता है और इनके मूड पर क्या इसका असर होता है अभी हम लोग देखने वाले हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो। चलते चलते जब कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है और उधर से एक क्रो उड़ करके आता है और वहां से क्रो के बैठने से कुछ मूवमेंट होता है जिसकी वजह से कवि के बॉडी के ऊपर स्नो का जो डस्ट है, कुछ कण जो है उसके गिर जाते हैं। ठीक है, और उसके मूड पर इसका क्या असर होगा अभी आपको देखने वाले हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो चीजों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक क्रो है, आप जानते हैं कि अमेरिका में या कहीं भी क्रो को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, वह अशुभ माना जाता है, खराब ओमिनस माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता है। और हेमलॉक ट्री जो है ना, हेमलॉक ट्री जो है वहां पर एक पॉइजनस ट्री है जिसके व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, लेकिन यह पॉइजनस होता है और यह भी एक अशुभ माना जाता है। मतलब क्रो और हेमलॉक जो है दोनों जो है वहां पर निगेटिव इनका असर देखने को मिलता है, दोनों को निगेटिव माना जाता है। क्रो और हेमलॉक बोथ आर निगेटिव। और कवि जो है चूंकि मूड उनका खराब है, शांत है, इसीलिए अच्छे पेड़ का या अच्छे पक्षी का उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया। तो क्रो और हेमलॉक दोनों निगेटिव चीज हैं। ठीक है, आप मैथ में पढ़ते हैं कि जब दो निगेटिव चीज आपस में मिलते हैं तो जाकर के पॉजिटिव बन जाते हैं। मैथ में आपने क्या पढ़ा है कि दो निगेटिव जो आंकड़े होते हैं उनको जोड़ा जाता है तो फिर पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्रो और हेमलॉक बोथ आर निगेटिव, लेकिन आगे चलकर आगे की लाइन में देखेंगे कि इनका मूड जो है बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अगले स्टैंजा में उनका जो मूड कैसे पॉजिटिव होता है, यही क्रो और हेमलॉक से फिर इनका मूड चेंज हो जाता है।
कैसे चेंज होता है देखिए, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। यस, तो कवि का जो मूड है, दिल दिमाग जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड माई पार्ट ऑफ डे आई हैड रूट। और इसका असर बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ। ठीक है, और उसका मूड चेंज हुआ। अब कवि का मूड बहुत अच्छा हो गया और कवि बहुत खुश है। क्यों? इसलिए खुश है कि अब जितना वक्त बीत गया, लेकिन अब जितना वक्त उसके पास बचा हुआ है, जितना वक्त उसके पास बचा हुआ है, अब हम उसको बचा दिया और हमारा मूड अब दिन भर जो है बिल्कुल अच्छे से बीतेगा। तो इस तरह से कवि का मूड जो है यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इस तरह से हम इस कविता से सीख सकते हैं कि निगेटिव चीज में भी हम पॉजिटिव की तलाश कर सकते हैं, और खराब जो बैड चीज है जिसको हम लोग खराब समझते हैं उसमें भी हम कुछ अच्छाई को निकाल सकते हैं। तो ये कविता का ये मतलब है। ठीक है, तो इस कविता को आपने आज क्या समझा? यह कविता प्रकृति से रिलेटेड है और यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत ही संदेश दिए गए हैं, अच्छे संदेश दिए गए हैं। जो खराब से खराब चीज है उसमें भी हम इसका अच्छाई निकाल सकते हैं। आगे अगले वीडियो में हम इसका जो कीवर्ड्स हैं या जो पोएटिक डिवाइसेस जो है उसकी भी चर्चा मैं कर दूंगा। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है आपको समझ में आएगा कि पोएटिक डिवाइसेस से संबंधित परीक्षा में एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसका जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए राइमिंग स्कीम की चर्चा थोड़ी कर लेते हैं और इसके बाद जो पोएटिक डिवाइस वाला क्वेश्चन है उसको हम एक बार अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर राइमिंग स्कीम हम एक स्टैंडर्ड का बताते हैं कैसे राइमिंग स्कीम बताया जाता है। आपको परीक्षा में 4 लाइन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका बताइए राइमिंग स्कीम क्या है। ठीक है, तो इसके जो लास्ट वर्ड है बेटा स्टैंडर्ड नंबर 1 को देखो, क्रो है, राइट। दूसरा में है मी। क्या आप बताओ डब्ल्यू या रो जो है मी से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे ए, राइट। ठीक है, अब मी का कोई ऊपर से तालमेल नहीं हो रहा है, इसका मैचिंग आपको तीसरे लाइन में स्नो में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ भी ए लिख सकते हो। ठीक है, और बीच वाला जो लाइन है वो उससे मैच नहीं करता, इसलिए आप इसको बी लिख सकते हो। चलिए, अब मी का राइमिंग जो है ट्री से हो रहा है। मी का राइमिंग किससे हो रहा है? ट्री से हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने जो राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल किया है वह है ए बी ए बी। ठीक है, ए बी ए बी, जी हाँ, ए बी जो है इसका राइमिंग स्कीम रखा गया है। तो इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो स्टैंजा है, इसका भी आप राइमिंग स्कीम इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में इस कविता से संबंधित जो इसका पोएटिक डिवाइस है और जो हमारे कीवर्ड्स हैं आपको देने वाले हैं। तो आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन अपील आपसे करते हैं कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में प्रसारित कीजिए, भेजिए, सेंड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला जो है और बढ़े और मैं अधिक से अधिक वीडियो आपको बना करके दे दूं। और मैं दावा करता हूं कि आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसको मैं अधिक से अधिक तैयारी करने में आपको मदद साबित होऊंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।